हैं। आज ज्ञानम ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है और आज हम क्लास 11th का सिलेबस शुरू कर रहे हैं और आज आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। क्लास 11th का सिलेबस कुछ इस प्रकार है, इसमें से आपका कुल 22 चैप्टर से 23 चैप्टर इस क्लास में 11th क्लास में पढ़ेंगे आप। कितना? 22 से 23 चैप्टर, उनमें से जो पहला यूनिट है, पहला यूनिट इकाई 1 इसको जीव जगत में विविधता के नाम से जानते हैं। क्या? जीव जगत में विविधता, डाय डायवर्सिटी इन द लिविंग साइंस। क्या? डायवर्सिटी इन द लिविंग साइंस, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जीव जगत में इस पृथ्वी पर जो जीव है, तो ये जीव जगत में जो विविधता है, तो इसके अंतर्गत, इस यूनिट के अंतर्गत 4 चैप्टर हैं। कितने? 4 चैप्टर। जीव जगत, द लिविंग वर्ल्ड, और अध्याय अध्याय 2 या चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण, जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर आपका 3 हो जाएगा। चैप्टर 3 में हम लोग बातचीत करेंगे वनस्पति जगत। वनस्पति जगत मतलब प्लांट किंगडम। तो दूसरे में क्या बोलेंगे? जीव जगत का वर्गीकरण, यानी कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं, अलग-अलग प्रकार के जीव हैं, तो आखिर उनको जो है अध्ययन करने में परेशानी होती है, बहुत सारे हैं, तो उनको परेशानी ना हो, इनके लिए जीव जगत का वर्गीकरण कर दिया गया, मतलब अलग-अलग क्लास में इनको बाँट दिया गया। चलेंगे तीसरा चैप्टर पर बात करेंगे हम लोग, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत मतलब प्लांट किंगडम। अब देखिए, इस पृथ्वी पर जीव जो है 2 प्रकार के हैं। जीवन के आधार पर जीव कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। इस 2 प्रकार के बारे में यदि हम बात करें तो क्या एक पादप जगत हो जाएगा, एक प्राणी जगत हो जाएगा। अब देखिए, अध्याय 3 वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम, यानी कि पूरे पादप जगत, फिर प्राणी जगत का क्या? एनिमल किंगडम। ये चारों चैप्टर जो है इसके अंतर्गत आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। कितना? 7 नंबर का। चलिए अगला बात करते हैं यूनिट 2। क्या? यूनिट 2 पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। क्या? पादप एवं प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। इससे आपका 12 नंबर का सवाल पूछा जाएगा फाइनल में। स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। क्या? प्लांट एंड एनिमल सुनेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होगा? अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी। क्या? पुष्पी पादपों की आकारिकी, इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। उसके बाद पुष्पी पादपों का शरीर। क्या? पुष्पी पादपों का शरीर, पुष्पी पादपों का शरीर। इसके अंतर्गत एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि यदि बात करें तो पुष्पी पादपों का शरीर जो है मार्फोलॉजिकल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, यानी कि पुष्पी पादपों का आकार क्या है, पुष्पी पादप का क्या है आकार, क्या है, किस प्रकार का आकार है। फिर पुष्पी पादपों का शरीर, यानी कि पुष्पी पादपों का शरीर जो है किस प्रकार से बना हुआ है। फिर क्या हो गया? प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, यानी कि प्राणियों का शरीर किस प्रकार से क्या है मिलकर के बना हुआ है। तो उसके बाद हम जो है ये 7, अब 8वां चैप्टर के बारे में बातचीत करेंगे, तो ध्यान देंगे हम लोग जो है अध्याय 8 यूनिट 3 पर बात करेंगे। और यूनिट 3 जो है आपका है कोशिका संरचना एवं कार्य। कोशिका संरचना एवं कार्य, कोशिका संरचना एवं कार्य, ये आपका टोटल टू टोटल 15 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 15 नंबर का पूछा जाता है। तो ये इसमें से जो 8वां चैप्टर वो क्या है? कोशिका जीवन की इकाई। क्या? कोशिका जीवन की इकाई। यदि इसके बारे में बात करें तो क्या होगा? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या? द यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत में हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा कि कोशिका इस पृथ्वी पर कैसे यूनिट है, कैसे, यदि कोशिका नहीं रहेगा तो क्या-क्या होने की उम्मीदें हैं? क्या-क्या होने की उम्मीदें हैं? तो उस संभव इस तरह से हम इसके अंतर्गत में बात करेंगे। और हम लोगों का जीवन की उत्पत्ति जो हुई है,
वो कोशिका से हुई हुई है और इस पृथ्वी पर यदि पहला यूनिट कोशिका नहीं होता तो ये पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। उसके बाद अध्याय 9 जैव अणु। जैव अणु बायोमोलिकुल्स। जैव अणु का मतलब क्या होता है कि आखिर इस पृथ्वी पर जो जीव है, तो जीव तो क्या है, कोशिका से संबंधित है, कोशिका से बने हुए हैं, लेकिन आखिर उस वो कोशिकाओं में किस किस प्रकार के पदार्थ से मिलकर कोशिकाएं बने हुए हैं। जीवों मतलब जीव में जो कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, वो कौन-कौन से पदार्थ हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनके इनके अंतर्गत बात करें। उसके बाद जो आपका अध्याय 10 जो है चैप्टर 10 कोशिका चक्र। कोशिका चक्र का मतलब क्या होता है कि आखिर कोशिका जो है बना हुआ है कैसे? मतलब क्या है? एक कोशिका से 2 कोशिका, फिर एक कोशिका फिर से कैसे शुरू होता है, फिर एक नई कोशिका होती है, फिर उसके अंतर्गत फिर मैच्योर कोशिका कैसे बनता है, तो उसी को हम बोलेंगे कोशिका चक्र। वो कोशिका विभाजन। तो कोशिका चक्र तो होता है, लेकिन कोशिका विभाजन कैसे होती है? कोशिका विभाजन करके आज इस पृथ्वी पर जो कोशिका जो है 1 से 2, 2 से 4 यदि कोशिका विभाजन होता है, तो ही इस पृथ्वी पर क्या है, जीव जो है, छोटे से लेकर के बड़े जीव होते हैं। एक छोटा शिशु एक कोशिका से शुरू होता है और क्यों? वो जो है एक कोशिका से शुरू होता है, 9 महीने के बाद एक बड़े शिशु के रूप में टेहो-टेहो करके आ जाता है। वो क्या है? आज और वो छोटे बच्चे फिर क्या है, एक बड़े होकर के विकराल शरीर लेता है, फिर बूढ़ा हो जाता है। वो क्या है? वो आपका कोशिका विभाजन है। क्या है? सेल डिवीजन है। अब यूनिट 4 की बात करेंगे हम। यूनिट 4 यूनिट 4 में पादप कार्यकी। पादप कार्यकी मतलब पादप, पेड़-पौधे कैसे कार्य करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी इसको क्या कहते हैं? प्लांट फिजियोलॉजी। इसके अंतर्गत में यूनिट 11 यूनिट 11 पौधों में परिवहन। यानी कहने का मतलब क्या है कि पौधों में परिवहन जिस प्रकार से कि हम लोग मार्केट जाते हैं किसी हार्डवेयर की दुकान पे या कोई भी दुकान होता है, वहां जाकर के बोलते हैं कि ये फलना सामान जो है हमको चाहिए। दुकानदार हमको बोलते हैं क्या क्या कि ट्रांसपोर्ट नहीं आया। फिर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो एक थोक विक्रेता है वहां से उनको जो है एक मिनिमम छोटे दुकानदार जो है लाते हैं, तो वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर के नहीं मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने वाले जो ज़रूरत होती है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं परिवहन कहते हैं। तो उसी प्रकार पौधों में परिवहन, तो पौधों में भी तो पदार्थों की आवश्यकता होती है। पौधों में पदार्थों की आवश्यकता होती है जैसे जल का, खनिज लवण का, तो उनको जड़ से लेकर जैसे जल और खनिज लवण जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुँचाने का जो कार्य करता है तो वो होगा पौधों में परिवहन। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग डिटेल्स इस पर बातचीत करेंगे। डिटेल्स खनिज पोषण, खनिज पोषण मिनरल व न्यूट्रिशन। आखिर खनिज पादपों में भी तो खनिज होता है ना, तो उनका उनके अंतर्गत हम लोग इसमें बात करेंगे। फिर उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। आप लोग सिर्फ अभी तक 10th क्लास तक जो पढ़े होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात होता है क्या प्रकाश संश्लेषण। बस समझ में आ गया क्या? हाँ स्वपोषी है, हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन उच्च पादपों में ऐसे तो निम्न वर्गीय पादपों में भी प्रकाश संश्लेषण होती है। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है? हाई कैटेगरी मतलब हाईली लेवल का जो है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। क्या फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। तो उसके बाद हम आपका जो है 14 चैप्टर पर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अध्याय 14। अध्याय 14 यानी कि 14 14 आपका चैप्टर है। ये 14 चैप्टर जो है ना पादपों में श्वसन रिस्पायरेशन इन प्लांट यानी कि पादपों में श्वसन जो है हम लोग बातचीत करेंगे। ये चैप्टर में क्या है 18 नंबर का इस चैप्टर के अंतर्गत पूछा जाता है और इसके अंतर्गत पादपों में श्वसन जो है रिस्पायरेशन प्लांट में पादपों में किस प्रकार से श्वसन होता है, पादपों में किस प्रकार से श्वसन होता है उस चीज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ उसके बाद 15 पादप वृद्धि एवं परिवर्धन। पादप प्लांट में वृद्धि कैसे होता है, प्लांट में वृद्धि कैसे होता है और परिवर्धन मतलब उसका विकास विकास भी कैसे होता है यानी प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए हम लोग लास्ट यूनिट है आपका और हम एक बात फिर से बोलना भूल गए थे कि इस चैप्टर में जो आपका यूनिट 4 है
ये यूनिट 4th में आपका 18 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 18 नंबर इससे पूछा जाता है 18 नंबर का। फिर देखो इकाई 5 में क्या मानव शरीर विज्ञान, मानव शरीर विज्ञान। अब देखिए मानव शरीर विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या देखें ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो क्या कहते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो 18 चैप्टर 16 में पाचन एवं अवशोषण। देखिए पाचन, पाचन किसको कहते हैं, और जब हम बॉडी के अंदर भोजन को डालते हैं, भोजन डालने के बाद भोजन डालने के बाद जो है उनका अवशोषण किस प्रकार होता है हम लोग पूरा पढ़ेंगे। क्या मुख से लेकर के भोजन जब एनस तक, एनस तक जो भोजन जाता है वहां तक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। चैप्टर 17 श्वसन, श्वसन एवं गैसों का विनिमय, यानी कि श्वसन, हम लोग श्वसन मतलब श्वास को लेते हैं, हाँ, और श्वास लेने के अंतर्गत में क्या होता है कि इनका विनिमय, यानी कि हम श्वास तो लिए, हमारे बॉडी के अंदर भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए वो क्या है हार्मफुल है। तो आखिर कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर और ऑक्सीजन कैसे बॉडी लेता है, तो उस चीज को हम इसके अंतर्गत में समझेंगे। किसी को कहते हैं विनिमय, यानी कि ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। चलिए शरीर द्रव तथा परिसंचरण, आपका चैप्टर नंबर 18 है शरीर द्रव तथा परिसंचरण, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यानी कि बॉडी, बॉडी जो है ना, तो बॉडी के अंदर जो शरीर द्रव जैसे ब्लड, ब्लड है, प्लाज्मा है, तो वो सब कैसे बनता है और उसका सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण मतलब बॉडी के चारों तरफ कैसे जाता है, उनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अब सुनो, उत्सर्जी उत्पाद में उनका निष्कासन। उत्सर्जी मतलब क्या, हमारे बॉडी के अंदर में जो बैड मटेरियल मतलब बेकार पदार्थ जो बना, तो वह बेकार पदार्थ बना तो ठीक, तो उनका निष्कासन कैसे होता है आप लोग तो जानते हैं। पर डे मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में क्या होता है मल जो फ्रेश होते हैं, तो उसको तो बेकार पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि आँख से जो व्हाइट व्हाइट निकलता है, यहाँ से निकलता है, फिर नाक से निकलता है, नाक से जो पदार्थ होता है, फिर पसीना है, फिर आपका यूरिन है यानी पेशाब, और मल, ये सभी क्या है हमारे बॉडी के अंदर का उत्सर्जी पदार्थ है। और प्लांट्स में भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो अब जो है तो उसके अंतर्गत हम इसमें उनका मतलब क्या उत्सर्जी पदार्थ होते हैं कौन कौन, और उनको निकालने के लिए हमारे शरीर में अंग कौन कौन सा है, अंग कौन कौन सा है, उनके बारे में इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर 20 गमन एवं संचालन, ये संचलन भी इसको कह सकते हैं, संचलन, गमन एवं संचलन, लोकोमेशन, लोकोमेशन एंड मूवमेंट, यानी कि ये पदार्थ जो है, पदार्थ गमन कैसे करता है और उनका संचालन करने वाला कौन कौन है, इसके अंतर्गत ये बात करें। उसके बाद तंत्रीय नियंत्रण एवं समन्वय, उनका देखिए इसके अंतर्गत में न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी क्या, आखिर हम लोग जो बातचीत करते हैं क्या कि तंत्रिकीय नियंत्रण, मान लिया जाए कि हम लोग जो है रास्ते पर चल रहे हैं, और रास्ते पर में क्या शहर में तो रोड होते हैं, बहुत अधिक चौड़ा रोड होता है, लेकिन गांव देहात के बच्चे रहने वाले या फिर गांव में रहने वाले, कभी कभी क्या होता है कि एक पग वाला रास्ता से भी क्या होता है, पगडंडी से भी जाना पड़ता है। कभी कभी पैर फिसल जाता है, हमारा शरीर अनबैलेंस हो जाता है, और क्या होता है हम गिरने लगते हैं, एक हाथ मेरा ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाता है, हाँ, फिर एक पैर उठ जाता है, लेकिन फिर क्या होता है गिरते गिरते बच जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, यही मोहन पुरुष है क्या तंत्रिकीय नियंत्रण, हमारे तंत्रिका को वो नियंत्रण करता है और गिरते गिरते बच जाता है। ठीक, समझ गए। तो उस इसके अंतर्गत हम पूरे बॉडी से संबंधित बातचीत करेंगे कि हमारा बॉडी का कंट्रोलर कहाँ से होता है, कौन करता है, कैसे होता है, इसके अंतर्गत में बातचीत करें। अब रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, रासायनिक समीकरण क्या, हमारा तो बॉडी तो बना हुआ है, लेकिन रासायनिक समीकरण मतलब क्या, यहाँ पर बात करेंगे रासायनिक समन्वय, रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, यानी कि केमिकल कोऑर्डिनेशन, कौन कौन से पदार्थ केमिकल हैं, हाँ, रासायनिक पदार्थ, और उनका हमारे शरीर में किस प्रकार से एकीकरण होता है, और इसको किस प्रकार से बॉडी के अंदर जमा होता है, और इनको किस प्रकार से बॉडी के अंदर निकाला जाएगा। तो ये एक बात आप समझेंगे क्या कि हम आपको पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो बिहार बोर्ड वाले हिंदी मीडियम वाले
आप हमसे जुड़े रहें, कमेंट ज़रूर करें, हमको कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करने के बाद आपको हम पूरे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब तो करना ही होगा क्योंकि ये वीडियो फिर आपके पास में क्यों हम आज सिलेबस बताएँ, हम कल से पुनः अगले दिन से जो है ना आपका वीडियो हम चैप्टर बाय चैप्टर डालना शुरू कर देंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।